22 की एज में, जिस एज में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आपने उस एज में सिलेक्शन ले लिया। और तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये नया पैटर्न है तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसी पैटर्न के एग्जाम्स को फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न के, तो 1636 तक पॉसिबिलिटी कहा जा सकता है कि 1636 रैंक यानी 1600-1700 रैंक तक पॉसिबिलिटी होती है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को मिल जाए। के बाद सारा काम करने के बाद टाइम बचे तब मॉक लगाएंगे, अदरवाइज 2-3 दिन में एक मॉक लगाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो बच्चे नहीं लगाते डेली मॉक। जब कहते हैं परिवार का सबसे, अगर इस तरीके की सिचुएशन से कोई गुजरता है ना, तो उसको किसी भी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन में, जहां पर आप सभी लोगों के साथ एक जर्नी, एक ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट की जर्नी शेयर की जाएगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने स्ट्रगल के दौरान अपनी मेहनत को सक्षम किया यहां पे और अपने आप को कामयाब बनाया। हमारे साथ है एक ऐसे ही जबरदस्त और जाबाज सिपाही जिन्होंने अपने आप को कामयाब किया सीजीएल में। सबसे पहले यहां पर मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हितिक आपको, और सबसे पहले यहां पर बहुत बहुत बधाई हो। आपने यहां पर जो प्रिपरेशन करी, जो मेहनत करी, आज वो मेहनत रंग लाई है। आज आपकी जर्नी यहां पर अब बच्चों को बताई जाएगी, आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप शेयर करेंगे, और नो डाउट आपकी जर्नी, जो इस तरीके से आपने किसी की जर्नी को सुनकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ दिया और कामयाबी हासिल करी, आपकी जर्नी बाकी बच्चों के लिए स्ट्रेंथ बनेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम ऋतिक कुमार राउत है सर। ओके। मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन 2017 से 20 वाली सेशन रही है। और सर मैंने इंग्लिश की तैयारी आपसे की है ओके, एक्चुअली। ठीक है। और कुछ बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि आपने 2017 में 2017 से 2020 के सत्र में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी सर। ओके। सो आपने फर्स्ट सीजीएल का फॉर्म आपने किस एज में, कब आपने, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन फिलअप किया था या कब किया था आपने? सर, बिफोर ग्रेजुएशन जब मैं पार्ट 3 में था तो ओके। एज ए अपियरिंग स्टूडेंट मैंने फॉर्म फिलअप किया था। ओके। और उसमें रिजल्ट लेट आने की वजह से हम्म। मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने वाला था, बट वो 13 डेज लेट रिजल्ट आने के कारण वो नहीं मिल पाया क्योंकि डीबी में अप्रूव नहीं हो पाया। यानी अगर जो है कॉलेज की तरफ से रिजल्ट 13 डेज पहले आ जाता तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते जी सर। 2020-21 में। यस। ओके। सो ये उस टाइम आप अपेयरिंग थे तभी आपने अप्लाई कर दिया था, जी और सर। ये इस चीज की वजह से रह गया। ओके, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, 2021 की बात है, लेकिन अभी आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? करंटली सर, सीजीएल 2021 से मेरा सिलेक्शन एएसओ इन एमईए में हुआ है। ओके। तो एएसओ एमईए के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एएसओ एमईए कैसे बनते हैं बच्चे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या है ये पोस्ट? एएसओ एमईए बनने के लिए सबसे पहला तो सीजीएल का फॉर्म, सीजीएल के थ्रू हमें जाना पड़ता है। उसमें भी सीजीएल में भी मोस्टली रैंकर्स ही ये जॉब को प्रिफर करते हैं। ओके। लाइक टोटल में ओनली 50 to 60 सीट्स होते हैं अवेलेबल, एक्सेप्ट 2022। 50 यस टू सर। 60 सीट्स होती हैं, और नो डाउट ज्यादातर बच्चों की पहले प्रेफरेंस होती है कि वो एएसओ एमईए बने, है ना? जी तो सर। एएसओ एमईए जी का सर। फुल फॉर्म पहले बता दीजिए बच्चों को, क्या है ये? एएसओएम ये मतलब असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अफेयर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इतनी कम वैकेंसीज होती है और मैक्सिमम बच्चों की प्रेफरेंस होती है, और नो डाउट सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा होता है इसका। यस इसका सर। वर्किंग क्या होता है, मतलब क्या काम करवाते हैं इसमें, कैसा क्या वर्किंग प्रोफाइल? वर्किंग तो सर अभी खास आइडिया नहीं है, बट इसका वर्किंग के बारे में थोड़ा कम आइडिया है सर एक्चुअली। इंडिया और इंडिया के बाहर भी रखते फॉरेन हैं, है ना? फॉरेन में भी इसका पोस्टिंग होती है। राइट। और थोड़ा वर्किंग का आइडिया ही थोड़ा कम है सर, क्योंकि मैं कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कोई बात कर रहा नहीं, था जब सर। ज्वाइनिंग जब होगी आपकी तो सारी चीजें आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। इंडिया में भी सर आपका काम होगा और आप इंडिया के बाहर ही होंगे, फॉरेन। मतलब आप देश की प्रॉपर्टी एक प्रकार से हो चुके हैं इसमें जी सर। सिलेक्शन लेने के बाद। वैसे अभी प्रेजेंट में आपकी एज कितनी है? प्रेजेंट में सर एज मेरी 2022, सॉरी 22 है सर।
22 की एज में, जिस एज में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आपने उस एज में सिलेक्शन ले लिया और देश की एक बहुत अच्छी, बहुत ही पॉपुलर पोस्ट पे आप विराजमान होंगे। ये थैंक यू वाकई सर। फिर से एक बार बधाई देने का मन कर रहा है आप सभी को कि इस एज में आपने सिलेक्शन लिया, जिस एज में लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मैं तो बच्चा हूं, मेरे पास तो 8-10 साल है प्रिपरेशन करने का, लेकिन आपने तो उसी एज में सिलेक्शन ले लिया। वैसे आपने प्रिपरेशन शुरू कब करी थी? आप मतलब ग्रेजुएशन की कौन सी ईयर में थे जब आपने इसकी प्रिपरेशन सर स्टार्ट की? एक्चुअली जब मेरे 12th के एग्जाम कंप्लीट हुए थे, तो ओके। उस टाइम आदत थी सर कोचिंग करने की, और घर में जब बैठे रहते थे, हम्म। रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं, तो हम्म। घर में बैठे रहते थे तो सोचे पास में एक कोचिंग खुला था, ओके। तो बस वहाँ कुछ दिन गए, बट उस टाइम फिर भी उतना मन नहीं लगा। बट मेनली जब लॉकडाउन लगा, ठीक है। तो लॉकडाउन में घर की स्थिति देखते हुए माइंड में आया कि नहीं, तैयारी करनी चाहिए, और हम्म। मिड लॉकडाउन से मैंने तैयारी शुरुआत की। ओके। कुल मिला और के सर, आपने लॉकडाउन का पूरा सही से यूज किया, उसको यूटिलाइज यस सर। किया, और वो टाइम था आपकी जिंदगी का जिसमें आपको काफी टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने का। यस सर। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया वैसे? ग्रेजुएशन सर मेरा फिजिक्स ऑनर्स है। फिजिक्स ऑनर्स है आपका। यस। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात हो गई। मेरा अगला सवाल है कि आपका जो अभी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ एएसओ एमईए जी में, सर। इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर क्या था? सर प्रीलिम्स थोड़े खराब गए थे, बट उसमें 151 के अराउंड है स्कोर थी। ओके। और टोटल मेंस में मैथ्स में 196 के अप्रॉक्स थी, और इसमें इंग्लिश में 167 थी। 167 इन इंग्लिश एंड 196 इन मैथमेटिक्स। मैं मैथ्स। बच्चों को बता दूं यहाँ पर एक चीज कि ये 2021 वाले सीजीएल के पास आउट हैं, जिसमें पहले के समय में क्या होता था कि सीजीएल का जो मेंस होता था उसमें इंग्लिश के 200 और मैथ्स के भी 200 क्वेश्चंस आते थे, 200 मार्क्स के यस सर। क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पर जी सर। इन्होंने उसी 200 में, क्योंकि अभी नया पैटर्न चेंज हो गया है, तो उस पैटर्न के हिसाब से नहीं, पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से ये 196 इन मैथमेटिक्स एंड 160 67। 167 इन इंग्लिश, तो काफी अच्छा स्कोर है आपका। मैथ्स में तो वाकई बहुत ही जबरदस्त स्कोर है आपका। ओके। तो ये तो आपके स्कोर की बात होगी। एक और यस सर। चीज यहाँ पर भाई, आपने देखा होगा कि पहले का जो पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब जी से सर। इस तरीके के 200 मेंस में होता था और प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते थे। आपके जी सर। अकॉर्डिंग अभी नया पैटर्न जो हुआ है उसका सीजीएल आपने फॉर्म फिलअप किया था? जी सर। तो नए पैटर्न और पुराने वाले पैटर्न के सीजीएल के एग्जाम्स में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या लगा आपको, कैसा है दोनों के एग्जाम्स में? डिफरेंस सर मेनली इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर सेक्शन कम हुआ है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाया गया है। ओके। उसी तरह जीके थोड़ा एक फैक्टर बन गया कि सिलेक्शन का, कि अगर जीके अच्छा जा रहा है हम्म। तो सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। और हम्म। इंग्लिश में ही सर मेनली वोकैब का सेक्शन को थोड़ा ज्यादा ही कम कर दिया गया। टोटल 4 पैसेजेस प्लस फिलर मिला के दिए गए थे। यानी और मैक्सिमम जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूरा का पूरा पैसेज इंग्लिश में यस सेट सर। कर दिया गया। यस और सर। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गया, इसमें पहले और अब में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, लगा? मैथमेटिक्स तो पहले के कंपैरिजन में इजी किया है, और रीजनिंग थोड़ा सा लेवल का था, लाइक ओके। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा था। ओके। ओवरऑल जो है एक तरीके से पैटर्न चेंज हुआ। डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? डिफिकल्टी लेवल सर इजी टू मॉडरेट ही था, खास भी डिफिकल्ट नहीं था। पहले डिफिकल्ट था मतलब पहले, और अब में क्या लगा कि सेम ही है या अब डिफिकल्ट हो गया या अब इजी हो गया, कैसा लगा आपको? पर्सनली पूछा जाए तो सर पहले का पैटर्न को ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स के पास 3 मौके होते थे। ओके। जबकि अभी क्या है कि अगर एक दिन खराब चले जाता है मेंस के दिन, तो पूरा का पूरा साल बर्बाद चला जाता है। ओके। बाकी ठीक है। डिफिकल्टी लेवल तो पहले का ही बेटर था, इससे तो थोड़ा कम ही है। तो आपको पहले वाला पैटर्न सही लगा आज के यस कंपैरिजन सर। में? बाय द वे यस सर। बच्चों, देखिए यहाँ पर ऋतिक को पहले वाला पैटर्न ठीक लगा, अभी वाला पैटर्न उतना नहीं समझ में आया, क्योंकि इन्होंने दोनों फेज को देखा है, दोनों टाइप के एग्जाम्स में अपीयर हुए। आज के बच्चों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे ये क्या नया पैटर्न आ गया हमारे लिए। भाई जो पैटर्न आया है वो आज के सारे बच्चों के लिए है। तो आपको ये नहीं सोचना यस। है कि ये नया पैटर्न है तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसी पैटर्न के एग्जाम्स को फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न के एग्जाम में अपीयर होंगे, तो आपको बिल्कुल
एकदम वही, मतलब कुछ भी नयापन आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने पिछला देखा ही नहीं होगा। क्यों ऋतिक, क्या कहना चाहेंगे? यस सर। हाँ, तो ये चीज है। फर्स्ट टाइम अच्छा, है इसलिए सबके लिए बराबर ही है। ओके। एक और चीज यहाँ पर बच्चे लोग जानना चाहेंगे, इवन आज एक बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, लिटरली यही चीज, क्योंकि मैंने क्लास में बच्चों से शेयर किया था कि बच्चों ऐसा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे मैसेज किया है और उनका इंटरव्यू हम शूट करके आपके बीच में डालेंगे। तो एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम में अभी 2 घंटे पहले मैसेज किया था, ये सही में। और उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि ASOME निकालने के लिए मिनिमम कितनी यस रैंक आनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या रैंक तक बच्चा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकता है? सर, रैंक तो कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है। अगर यूआर से है तो आपको मिनिमम अंडर 200 रैंक लाना पड़ेगा। ओके। ओबीसी से है तो 500 तक है, या 400 तक मिल जाता है। ओके। बाकी अदर कैटेगरी से है तो 800 तक, अंडर 1000 रैंक तक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके, अगर अंडर 1000 सीट तक अगर है तो हो कम जाता रहे है। तो। बस आपकी रैंक कितनी रही है इसमें? सर, मेरी तो लकीली मिल गई है मुझे, ओके। बट मेरी रैंक 1636 है। 1636 है, 1636। तो यस सर। 1636 तक पॉसिबिलिटी कहा जा सकता है कि 1636 रैंक यानी 1600-1700 रैंक तक पॉसिबिलिटी होती है कि इस यस सर। पर्टिकुलर पोस्ट को मिल जाए। ऑब्वियसली आप उसके साक्षात एग्जाम्पल हैं कि भाई इस यस रैंक तक हो सकता है, अगर और सर। भी है कि नहीं, क्या कहेंगे आप? है सर, मेरे बाद भी बहुत स्टूडेंट है जिनका 2400 तक रैंक है, उनका भी हुआ है। इस ओके। बार सभी का प्रेफरेंस ज्यादा आईटीआई मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ओर ज्यादा था। वाह। इवन टॉपर सब भी उधर ही गए तो इधर रैंक थोड़ा ज्यादा तक मिल गया है। ओके, तो इसमें बच्चे कम, भाई आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। अब बच्चों ने यस सर। प्रेफरेंस, कम बच्चों ने ही अगर इसको प्रेफर किया है तो उसी में से सिलेक्ट होने हैं जितने बच्चों ने प्रेफर किया है। यस सर। तो उस हिसाब से भी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है ना? बिल्कुल सही, यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा ये तो हो गई आपके प्रिपरेशन इन सभी चीजों के बारे में, अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बच्चे लोग जानना चाहेंगे कि तैयारी आपके हिसाब से, अगर एक स्टूडेंट, आपने क्योंकि कॉलेज के साथ आप 12th क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद से ही यस आपने सर। प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो यस एक स्टूडेंट जो कॉलेज में है अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ SSC की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है? सर, मेरा मानना है कि अगर साथ में दोनों करना है तो हम्म। एक बार में ही सारा सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का कभी ना सोचा जाए। अगर कॉलेज और इधर कंपटीशन दोनों को मैनेज किया जाए तो थोड़ा कॉलेज और साथ में एक सब्जेक्ट स्टार्ट में, क्योंकि कॉलेज लाइफ भी उधर देखना ही है और इधर एसएससी का भी देखना है, तो एक एक सब्जेक्ट करके देखा जाए तो उस समय भी 3 साल में आराम से कोर्स कंप्लीट हो सकता है। और अगर सारा का सारा एक साथ ही वो सोच लेगा तो उस पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग एक एक सब्जेक्ट करके उनको करना चाहिए जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, और जो क्या बात। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको फिर थोड़ा टाइम मैनेज करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीका आपने शेयर किया, ये बहुत ही बारीकी से आपने एक एक चीज बताई है। बहुत सारे जी सर, बच्चे क्या करते पर्सनली हैं, पर्सनली हम उस पे ट्राई किए हुए हैं, हम काम उसी किया से। है आपने। यस सर। बिल्कुल। अब बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए, साक्षात एग्जाम्पल है यहाँ पे हृतिक, आपके बच्चों के सामने एक साक्षात एग्जाम्पल है जिन्होंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कॉलेज के साथ एक एक सब्जेक्ट पे काम किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते यस हैं, सर। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब इकट्ठा लेते हैं, तो ना कॉलेज ही तैयार हो पाता है और ना ही इधर को SSC ही प्रिपेयर कर पाते हैं। यस सर। और बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि पहली प्रेफरेंस जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तो CGL नहीं दे सकते हैं। तो यस सर। ग्रेजुएशन को पहली प्रेफरेंस रखें और एक एक सब्जेक्ट SSC का तैयार करते रहें। 3 साल में आराम से वो अगर 6-6 8-8 महीना भी देंगे तब भी उनका तैयार हो जाएगा पूरा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया, और आई होप हर कॉलेज का बच्चा जो 12th क्वालिफाई करके SSC का आगे का सोचता होगा वो इस चीज को जरूर फॉलो करेगा। ठीक जी है, सर। आपके हिसाब से प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे की प्रिपरेशन चाहिए, अगर एक बच्चा जो ग्रेजुएट हो गया, कॉलेज ओके कंप्लीट सर। हो गया, अब उसको फुल टाइम SSC की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आप 2020 में ग्रेजुएट आप हो गए हैं और 21 में आपने प्रिपरेशन, 21 वाला CGL आपने क्रैक किया, अभी दो सर, तीन 4 दिन पहले आया। अगर सर बच्चे को तुरंत ही जॉब चाहिए, मतलब कि नहीं, जितना जल्दी हो सके, हम्म। तो एटलीस्ट दिन भर में कम से कम टोटल ऑल ओवर मिला करके 8 to 10 आवर तो चाहिए 8 to 10 मिनिमम। आवर्स। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप तब अपना जाकर दिन के। का रूटीन पूरा बताइए, कैसे कितने बजे सो के उठते थे, कैसे क्या करते थे, पूरा पूरा शेयर ओके करिए सर। जरा। सर, मेरा सुबह मतलब लेट नाइट सोते थे तो उसके कारण सुबह लेट उठते थे, तो करीब 8 बजे जागते थे। ठीक उसके है। बाद सर उस समय आपका सेशन चलता था सुबह 8:30 बजे बुक ऐप का। हम्म। जी सर, तो थोड़ा चाय वाय पी करके वो सेशन देखे, फिर करेंट अफेयर्स थोड़ा देख लेते थे आधे ठीक है। घंटे के लिए।
ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेश फ्रेश होके नहा करके 10 बजे से 1 से 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ता था। ठीक उसके है। बाद फिर उस टाइम से प्री का ज्यादा था तो और सीएचएसएल भी होती थी, तो 1 घंटे वाला मॉक डेली लगाता था। हम्म। प्रीवियस ईयर हो या कोई भी करंट हो, तो एक मॉक डेली लगाता था। ठीक है। 12 से 1 करीब। फिर सर 1 से 2 करीब खाना और थोड़ा माइंड फ्रेश। और फिर सर 2 बजे से हम लोग बुनकर फैमिली से हैं सर, तो थोड़ा मतलब पावर लूम, पापा का हेल्प के लिए पावर लूम भी चलाना पड़ता था। और ठीक है। उसी टाइम मेरा होता था वो कैब का सेशन। ठीक है। और फिर वो कैब करने के बाद साथ में उस टाइम ट्यूशन भी पढ़ाते थे सर। ट्यूशन पढ़ाने के बाद हम्म। हम लोग का यहाँ लोकल क्विज ग्रुप था, मतलब 4-5 लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। उनका ग्रुप बना लिए गए। और फिर वहां जा करके इंग्लिश पढ़ते थे 1 घंटे। वो भी सर उस टाइम कंडीशन इतनी खराब थी लॉकडाउन के टाइम कि अपना सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे कोई भी, जहाँ आप पढ़ा रहे थे। तो फिर हम्म। दोस्त से ले करके डाउनलोड कर करके आपका क्लास किए हैं सर। और फिर इंग्लिश और उसके साथ साथ थोड़ा क्विज में जीके डिस्कशन। और फिर रिटर्न होकर के रात के टाइम में थोड़ा फ्रेश होकर के रात के टाइम में एनालिसिस और फिर थोड़ी वोकैब की रिवीजन करते थे। ओके, तो ये एक मतलब रात को सोने का टाइम क्या होता था आपका? अप्रोक्स करीब 12 से 1 के बीच होता था। 12 से 1 के बीच में आपका सोना होता था। तो ये Yes, एक बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर आपने एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए जिस पर बच्चों को गौर करना चाहिए। सबसे पहली चीज आपने बताई है कि आप डेली एक मॉक लगाते थे और उसका एनालिसिस करते थे। बहुत yes, सारे बच्चे सोचते हैं कि हम पहले पूरा सिलेबस पूरा कर लेंगे और उसके बाद सारा काम करने के बाद टाइम बचे तब मॉक लगाएंगे, अदरवाइज 2-3 दिन में एक मॉक लगाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो बच्चे नहीं लगाते डेली मॉक। सो मॉक आपने डेली लगाया जिससे आपकी स्पीड yes, sir. बढ़ती चली गई और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते गए। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी चीज यहां पे बताई कि आपने ग्रुप डिस्कशन भी किया। Yes, ग्रुप डिस्कशन से आपको ये बेनिफिट भी होता गया कि जो चीज आपको आती थी वो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, जो दोस्तों को आती थी उन्होंने आपके साथ शेयर करी, तो इससे नॉलेज आपस में एक्सचेंज होने से दोनों के अंदर नॉलेज डबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया नॉलेज। जी जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। जो बच्चे लोग अगर ग्रुप बना के स्टडी कर सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा अपनी स्टडी को। अच्छा, इस चीज से क्या होता है कि दिमाग पे बर्डन भी नहीं पड़ता, जो देर तक पढ़ने से थकान सी लग जाती है वो चीज इसमें नहीं होती है। और साथ में वो सर एक प्रॉफिट भी होता है सर, कि हम्म। कभी कभी होता है कि हमारा मन नहीं करता है कि पढ़ने का, हम्म। बट ग्रुप की वजह से हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सही बात है। तो उस कंडीशन में जबरदस्ती भी पढ़ना पड़ा और उसका फायदा भी मिला। ओके। अच्छा, एक चीज और बच्चे लोग जानना चाहेंगे, प्रीवियस ईयर का जैसे पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे होते हैं, उसका एसएससी में कोई रोल है? उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं या क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली जितना भी ग्रामर के रूल्स हैं, एरर्स के रूल हैं, वो सारे मतलब एक लिमिटेड ही है टाइप, जिसका बार बार ऐसे इसको रिपीट करती है बार बार। ओके। तो प्रीवियस ईयर लगाने पे और साथ में मतलब एक कोई बुक मिलती मिली थी, मार्केट से लिए थे, हम्म। उसमें प्रीवियस ईयर के पूरा सेट ही थी। उसको भी 2 सेट लगा देते थे, मतलब 10-15 एरर उसका कर लिए, 10-15 सेट का 2 एरर। तो उससे बार बार भी क्वेश्चन किस टाइप की एरर है उसमें, वो सारा माइंड में आ गया था। मतलब क्या बात। याद ही हो गया था कि नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा एरर है। पैटर्न वही होता है, बस थोड़े बहुत शब्द बदल देते हैं, नहीं चीज वही जी होता है। सर। और अदर सब्जेक्ट्स में भी प्रीवियस ईयर में कुछ बेनिफिट होता है? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। रीजनिंग का तो सर नॉर्मली तो प्रीवियस ईयर है, कोई भी थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ सकता है। बाकी जीएस में तो प्रीवियस ईयर का रोल होता ही है, और हम्म। उसमें थोड़े करंट चेंज होते हैं। मैथ्स का सर टाइप ही वही फिक्स रहता है इसमें भी। मैथ्स भी वही है कि एक लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लिमिटेड ही होता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रीवियस ईयर का पेपर और मॉक जैसे टेस्ट जो भी लगाए जाते हैं, इन दोनों का एग्जाम में अगर आप एक लाइन में बताना चाहें तो क्या रोल है कि इनके बिना क्या सिलेक्शन पाना पॉसिबल है, या इस प्रकार के मॉक टेस्ट लगाना मैंडेटरी ही है स्टूडेंट्स के लिए? सर शुरुआत में जब एग्जाम होती थी तो डर लगता था कि नहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, बट जब से मॉक लगाना स्टार्ट किए तो फिर आदत हो गई थी कि नहीं, ऐसा इतना क्वेश्चन रहेगा वहां भी, यहाँ भी वही दे रहे हैं, तो उसकी बहुत आदत ही बढ़िया। हो गई और एग्जाम में डर भी नहीं लगा। साथ में टाइमिंग भी बन गई। बहुत तो बढ़िया। पहला तो वो डर ही निकल गया कि एग्जाम है, और वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाती है गलत हो जाते हैं, इस डर क्या की बात वजह है। से।
सही कह रहे हैं, यानी ये मॉक टेस्ट ही होते हैं जो हमें ये फील कराते हैं कि भाई आप एग्जाम हॉल में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कोई नहीं करने जा रहे हैं आप जो आपने पहले नहीं किया हो, है जी ना। सर। ये बहुत बढ़िया बात, लिटरली आपने फिर से एक बहुत जबरदस्त बात कही है, और बच्चों को इस पर बहुत गौर देना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए कि यार अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके अंदर का वो जो फोबिया है ना एग्जाम का, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का सेट ये आपको लगाना ही लगाना है, बिना इसके एग्जाम का जो डर है और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस है, डर खत्म नहीं होगा और कॉन्फिडेंस जल्दी आने वाला नहीं, तो इसलिए लगाएं जी जरूर सर। ताकि चीजें हो सके। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें। जी सर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रिपरेशन हम करते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त लोग होते हैं या परिवार के लोग होते जी हैं, सर। कोई भी हो सकते हैं, खास तौर पर रिश्तेदार, जो किसी ना किसी प्रकार के ताने वगैरह भी मारते हैं। कभी ऐसा कुछ सुनने में आया कि हाँ कोई कुछ कह रहा हो? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर होता ही है, वो तो रिलेटिव का काम ही होता है कि वो ताने मारेंगे, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपको थोड़ा ऐसा लो फील कराएंगे कि आप नहीं कर सकते। लेकिन उनका जवाब भी वही कि बस एक सिलेक्शन, उनको तब तक जवाब नहीं दीजिए क्योंकि एक तो वो बड़े हैं, और दूसरा उनको बातों से जवाब ना दे करके सिलेक्शन से जवाब दिया जाए तो क्या काफी बात है, बेहतर होगा। बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब आपका उस समय शांत रह के अपनी प्रिपरेशन पे काम करना और उसके बाद यस सेलेक्ट सर। होकर उनका जवाब देना। वैसे वो लोग अब यस। क्या कहते हैं आपके रिजल्ट सुनने के बाद? बधाई आई होगी उनकी तरफ से। हाँ सर, बिहेवियर में तो बहुत चेंज हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद ही चेंज होना दिख जाता है। वो यही कहते होंगे कि हाँ, हमें पता था ये लड़का कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा, हाँ। जी सर। होता ही होता है ये हर एक जगह, सारे सब रिश्तेदार होते ही इसलिए हैं। देखिए, रिश्तेदार अगर ताना नहीं देंगे तो स्टूडेंट को या बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अब उनके जी ताने सर। को लेकर डिमोटिवेट होना, लो फील करना है, या उनके ताने को तलवार बना के, सीढ़ी बना के और रफ्तार से भागना है, ये स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। और आपने दूसरे वाले को चूज किया और फाइनली आज आपके सामने बच्चे, उनके सामने आप एक उदाहरण बन के सामने आज गए हैं। वाकई बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। आपने सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया, आपने यस सर। 2020 में भी सीजीएल अप्लाई किया था, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनते बनते आप रह गए थे क्योंकि कॉलेज की तरफ से 13 डेज का डिले हो गया रिजल्ट यस आने सर। में। आपने सीजीएल के अलावा कोई और भी एग्जाम्स दिए हैं क्या? यस सर। सर कंडीशन घर की ऐसी थी कि कोई भी एग्जाम मिले हम्म। पहले क्रैक करके जॉब लेना है। ओके। इसके अलावा एमटीएस भी मैंने दिया है, सीएचएसएल भी दिया है, और फिर रेलवे का भी एनटीपीसी दिया। तो सर एमटीएस प्लस सीएचएसएल दोनों की ज्वाइनिंग लेटर मेरी रखी हुई है, क्योंकि मैं कंफर्म था कि इसमें सीजीएल में मेरी रैंक अच्छी है, उतनी नंबर है कि अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, इसलिए ओके। उनकी ज्वाइनिंग लेटर आई हुई है और रखा हुआ है। मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्या बात है। तो ये आपने सीएचएसएल और एमटीएस किस ईयर में निकाला था? सर दोनों 2020 की। 2022 में? 2020। 2020 में आपने इन दोनों को क्रैक किया था, और रेलवे वाला का यस क्या सर। हुआ था? रेलवे वाला भी सर सिलेक्शन हुआ पड़ा है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि जॉब नहीं लेंगे, किसी एक कैंडिडेट को मिल जाएगी वो जॉब सही जो बात है, सही जिसको बात है। जरूरत होगी। मतलब आप पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सीजन निकलना ही निकलना है। यस। सही बात है। जो एक लोग कहते हैं ना कि एक लाइन है, उस लाइन को आपने चेंज कर दिया। लोग कहते हैं कि नो वन कैन सी द फ्यूचर, लोग कहते हैं कोई भविष्य नहीं देख सकता है, बट आई थिंक कि हर एक स्टूडेंट को उसका भविष्य पता होता है। उसकी प्रिपरेशन, उसकी मेहनत उसको ये एहसास करा देती है कि हाँ उसका भविष्य कैसा होने वाला है, वो सिलेक्ट होने वाला है या नहीं। और आप उसके साक्षात एग्जाम्पल हैं कि आप सेलेक्ट होंगे, इस ऐसा आपको पहले से ही पता था, और जो कि है, होता ही है कि हमें अगर प्रिपरेशन हमारी सही है तो हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा रिजल्ट किस तरीके का आने वाला है। अच्छा, आपके बारे में तो सब पूछ लिया, फैमिली के बारे में थोड़ा सा नहीं पूछा हमने। फैमिली में सर कौन कौन है? फैमिली में सर 4 लोगों की फैमिली है। हम 2 ओके। भाई हैं और मम्मी पापा। तो दो इसमें भाई। भैया भैया मेरे एमटीएस साथ में निकाले थे 2020 में। ठीक है। घर की कंडीशंस खराब होने के कारण उन्होंने ज्वाइन कर दिया, उनको एमटीएस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ओके। और मैंने ज्वाइन नहीं किया सर क्योंकि हमको पता था कि नहीं सर, इसका रिजल्ट भी आया था दिसंबर में, हम्म। ज्वाइनिंग दिसंबर में हो रही थी एमटीएस वाली। ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं सर सीजन मेरा हो जाएगा, तो हम्म। महीने 2 महीने के लिए ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं। सही है। और सर फैमिली में सर हम लोग का मुख्य पेशा है ये सर बुनकर का।
कपड़े क्या बुनना हम लोग का काम है, क्या बुनकर चीज सर, है? वीवर। पापा क्या करते हैं? अच्छा, वीवर हैं। ठीक है, वीवर। ठीक है। ओके। तो सही है, चलिए। तो फाइनली अभी तो भाई दोनों बेटे और दोनों गवर्नमेंट जॉब में, एक का एमटीएस है और दूसरे का एमईए है, एएसओ एमईए, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एसएससी की सबसे बड़ी पोस्ट एक प्रकार से कही जा सकती है। भाई इंडिया के अंदर एक यूपीएससी का एग्जाम है, उसके बाद दूसरा बड़ा एग्जाम एसएससी माना जाता है, और एसएससी में सबसे बड़ी प्रिपरेशन सीजीएल। सीजीएल को मानते हैं। तो सीजीएल क्रैक किया आपने, और वो भी सीजीएल की सबसे बड़ी पोस्ट। नो डाउट आज पापा तो हर जगह पे जा जाके बोलते होंगे कि भाई अब देख लो ताने मारने वाले। कैसे पापा, कैसे जब पहली बार पता चला फैमिली को, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? सर मेन मोटिवेशन भी तो पापा ही है। हम्म। एक्चुअली लॉकडाउन में पापा बचपन से काम किए हुए हैं सर। दादा थोड़े जल्दी गुजर गए थे, तो पापा का आदत है बचपन से काम करने का। अब हम्म। लॉकडाउन के टाइम में बैठ गए, मतलब अचानक ही काम रुक गया, तो उस कंडीशन में पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम्म। इवन हाथ की मसल्स भी पूरी नीचे झूल गई थी, मतलब बहुत अजीब कंडीशन हो गया था हम्म। लॉकडाउन में। मेन मोटिवेशन सर वहीं से मिला था कि नहीं, अब तो किसी हालत में लेना है। सही कह रहे हैं। जब कहते हैं परिवार का सबसे, अगर इस तरीके की सिचुएशन से कोई गुजरता है ना, तो उसको किसी भी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती मोटिवेट होने के लिए। यस। और अगर कहते हैं कि अगर हम एक लायक बेटे या लायक बेटी हैं, तो हम अपने परिवार को ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बना सकते हैं। वो माँ को यस। देखकर हमारा, वो माँ ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है, वो पिता हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन है, छोटे भाई बहन हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं। तो अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और आपने इस बात को साबित कर दिया कि पापा को देखकर घर की स्थिति को बदलने का जो आपके अंदर आग लगी, उसके लिए आप पूरा लग गए और एकदम से कर डाला आपने सारी चीजें। वाकई ये बहुत बड़ी चीज है। और कुछ कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा सर बच्चों एक्चुअली मेरे और भी जो जॉब है, मतलब CHSL 2021 में भी हुआ पड़ा है, को? CGL 2022 में भी मेरे 323 मार्क्स है। तो ये सब उन बच्चों के लिए स्किप कर रहे हैं जिन्हें सच में जॉब की जरूरत है, और हम्म। उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं जो पहले से सेलेक्टेड है, हम्म। दोबारा डीवी ना कराए, ताकि जो कुछ लोग होते हैं जो मेरे तरह, जिनको हम्म। जरूरत भी होती है जॉब हम्म। की, उन्हें जॉब मिल सके। सीट बहुत खराब ना लोग करें। यस सर, सीट खराब ना करें। सही बात है। बहुत बार बहुत सारे लोग सेलेक्ट होने के बाद भी बार बार अप्लाई करते रहते हैं, और वहां पर भाई वो यस सर। सिलेक्ट हो गए हैं, दूसरे में ही अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और वो सीट खराब हो जाती है, फिर वो पेंडिंग यस चलती सर। रहती है, और फिर दिक्कत तो है ही है ऑब्वियसली। यस। सही कहा आपने। अच्छा, एक और चीज, आपने एएसओ एमईए आपने क्रैक किया है सीजीएल के थ्रू। यस सर। इसमें आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी क्या, कहाँ तक आप जा सकते हैं? सर एज पर एज मेरा 22 है, उस हिसाब से एटलीस्ट मेरा प्रमोशन होकर के, सबसे पहला तो प्रमोशन है सेक्शनल असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर से सेक्शनल ऑफिसर होगा। उसके बाद फिर अंडर सेक्रेटरी, जिसमें डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं आईएफएस लोग, और उसके बाद आती है डेप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक है। तो एज पर एज आई कैन सी कि मैं वहां तक तो जा सकता हूँ, क्योंकि लोगों की एज हो जाती है जॉब लेने में, इस वजह से वो वहां तक नहीं जा पाते हैं। सही बात है। बट मेरे एज के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि नहीं, हम वहां तक जा सकते बहुत टाइम है हैं। अभी आपके पास, मतलब यस जिस एज में लोग प्रिपरेशन शुरू करके 3 से 4 साल लगाते हैं, आपने उस एज में ही प्रिपरेशन कर, उस एज में ही आपने सिलेक्शन ले लिया, प्रिपरेशन तो आपने शुरू कर दी थी जैसे ही आपका 12th क्वालिफाई आप हुए थे। यस। ओके, तो काफी कुछ बातचीत हो गई यहाँ पे ऋतिक। उम्मीद करता हूँ आपकी इन पूरी जर्नी से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए, जो कुछ भी कहना चाहें, जो भी आपका दिल करे। बस सर बच्चों के इतना है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कंपटीशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे लगता है कि नहीं, 12th में फिक्स टाइम रहता है कि एक साल ही हमको पढ़ना है, साल के लास्ट में एग्जाम रखा हुआ है। बट कुछ बच्चे कंपटीशन आने के बाद उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बस अगर अपना टारगेट जब तक वो फिक्स ना कर ले, तब तक उनसे कुछ नहीं हो, कुछ थोड़ा चांस कम होते हैं। टारगेट ही कर ले कि नहीं, नेक्स्ट सीजन तक हमको लेना ही है, और उस हिसाब से पढ़े, तो उनके लिए काफी बेहतर होगा। और सबसे बढ़िया बात है ग्रुप डिस्कशन और रिवीजन, वो बहुत जरूरी होता है अगर कोई चीज को याद रखने की बात हो तो। क्या तो बात। इसीलिए, और ग्रुप डिस्कशन का भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि जरूर कर, हो सके तो कर दें। ग्रुप डिस्कशन से बेनिफिट ऑब्वियसली होता ही है, चीजें याद जल्दी हो जाती है। अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो वो चीजें बार बार वहां पे डिस्कस करते करते चीजें पूरी की पूरी याद होती चली जाती है। बहुत जी बढ़िया सर। चीज यहाँ पे आपने बताई, और इस चीज से बच्चों को बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है बच्चों के लिए, कि अगर कोई स्टूडेंट जिसका ग्रेजुएशन हो गया
अभी तक उसने केवल ग्रेजुएशन किया है, उसने एसएससी की कोई yes, sir. प्रिपरेशन नहीं करी। तो उस स्टूडेंट को सीजीएल क्रैक करने में मिनिमम कितना टाइम लग सकता है, जिससे वो माइंड मेकअप रहे कि हाँ मुझे इतने टाइम तो देना ही पड़ेगा सीजीएल क्रैक करने के लिए, आपके अकॉर्डिंग? सर अगर वो है कि मुझे तुरंत ही निकालना ही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से टोटल प्रैक्टिस प्लस कोर्स मिला करके 7 to 8 मंथ्स में हो सकते हैं, अगर सेवन वो टू ऑबिडियंट हो तो, अपने की पढ़ाई को सही से करे तो 7 से 8 महीने में बहुत है, सही से पढ़ा जाए तो। अगर उसने ग्रेजुएशन भी ऑनेस्टी के साथ करी होगी यस। तो उसको 7 से 8 महीने लगेंगे सीजीएल जी की सर। प्रिपरेशन करने के लिए। जो भी उसके नया सिलेबस ऐड हुआ है, जो जो नई चीजें ऐड हुई है, मैक्सिमम 7 से 8, मतलब मैक्स टू मैक्स ले लें तो 1 ईयर से कम के यस सर। अंदर वो सिलेक्शन ले सकता है प्रिपरेशन करके, है कि नहीं? यस सर। चलिए यस सर। बहुत बढ़िया। एक और चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि जी आपने सर। मुझे मैसेज किया और आपने मुझे जैसे ही बताया कि सर मैंने इंग्लिश आपसे पढ़ा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा सा यस आप सर। इंग्लिश को लेकर आप बताएं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज्यादातर बच्चे बड़ा डरते हैं, खासतौर पे हमारे यूपी और बिहार वाले बच्चे। कैसे यस। मैनेज किया आपने, मतलब इंग्लिश में क्या दिक्कतें आपको आती थी, और जब आपने यहाँ पे क्लासेस शुरू करी, मेरी क्लास का पार्ट बने, तो क्या आपको फैसिलिटी यहाँ पे, क्या चीज आपको आसान लगा? जी सर। सर हम खुद बिहार बोर्ड के बच्चे ही हैं, बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर सर हम भी कर सकते हैं, और इजी सर, आप जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो जब बेसिक से स्टार्ट किए थे, नाउन से एक लाइन से सारा चैप्टर, फिर प्लस उनका प्रैक्टिस भी रोज करवाते थे आप एरर का, और साथ में वोकैब्स भी आप करवाते थे विद ट्रिक्स, कि नहीं याद हो जाए। अगर सर किसी चीज को देखा जाए कि बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फिर उसको पार करने में तो मुश्किल होगा ही। अगर जब तक हम सोचेंगे ही नहीं कि नहीं हमसे हो सकता है, तब तक थोड़ा मुश्किल है उसको पार करना। अगर हम सोच लें कि नहीं हमको पार करना है, तो इजी हो जाएगा वो, थोड़ा तो उस हिसाब से इजी पड़ जाएगा, आराम से मोटिवेशन मिल सकता है। और इंग्लिश में स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, पर जैसे कुछ दिन बीतेगा तो फिर आसान ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से इंग्लिश उतना भी हार्ड नहीं जितना बच्चे समझते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पर सारा का सारा बच्चों की सोच पे डिपेंड करता है। चीजों को यस आसान सर। मानेंगे तो आसान होता चला जाएगा, यस डिफिकल्ट मानेंगे तो वो और भी ज्यादा पहाड़ बनता चला जाएगा दिमाग के ऊपर, है यस। कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। मैं बच्चों एक बार फिर से बता दूं यहाँ पर कि ऋतिक जो है ये स्टूडेंट रहे हैं हमारे, और इन्होंने क्रैक किया है एसएससी सीजीएल, एएसओ एमईए की रैंक इनको मिली है, ठीक है। और आज की यस सर। डेट में ये बहुत ही जल्द इनको इनकी पोस्टिंग मिलने वाली है। पूरा का पूरा इंटरव्यू बहुत जबरदस्त था। स्टार्टिंग टाइम इनका बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, लेकिन आज की डेट में वो सारे सपने इन्होंने साकार किए। जिस सपने को लेकर इन्होंने शुरुआत करी थी, आज उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया इन्होंने। जी प्रिपरेशन सर। के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो दोस्त के कोर्स से ही इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और पेड बैच का पार्ट बन के प्रिपरेशन किया, और आज की डेट में ये सिलेक्ट है। सो यस सर। लास्ट में एक लाइन में कुछ मोटिवेशन या कुछ शायरी वगैरह अगर आप देना सुनाना चाहो तो आप सुना सकते हो, और फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आपकी सारी की सारी जर्नी बाकी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल बनने वाली सर है। एक्चुअली शायरी तो कुछ नहीं आती है, कुछ भी जो कोई कहना बात नहीं चाहें सर। एक लाइन में, जो भी चाहे। बस बच्चों के लिए इतना कहना है कि आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, डेली थोड़ा अटेंटिव रहिए पढ़ाई के लिए, और मॉक्स देते रहिए। आपका भी सिलेक्शन बहुत जल्द होगा, और बहुत ही आप भी मेरी तरह जल्द ही इंटरव्यू देने सर के पास आए। बढ़िया। बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। आगे का भविष्य आपका बहुत ही धन्यवाद सर। शानदार होगा। जिस इंटेंशन के साथ आपने प्रिपरेशन करी है, जिस खूबसूरत इरादे के साथ माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हुए उनकी तकलीफों को दूर करने के इरादे के साथ जैसे आपने प्रिपरेशन करी है, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। उम्मीद से भी परे होगा, इतना खूबसूरत होगा आपका फ्यूचर। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू एवरीथिंग। सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।